ओके दोस्तों, तो आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं एंड दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स देखे थे, अब हम लोग यहां पर सबसे पहले एक मूविंग चार्ज के ऊपर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से फोर्स लगाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बैकग्राउंड। देखो, मेन प्रॉब्लम जो मैग्नेटिक फोर्स के रिगार्डिंग आया था वो ये है, जैसे कि हमारा एक सिंगल पॉजिटिवली चार्ज्ड या सिंगल नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो यहां पर कोई उस तरीके से मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक मोनोपोल का कोई भी एग्जिस्टेंस जो है वो हमारा नहीं है, और उस कारण पे एक मैग्नेटिक फील्ड में वो किस तरीके से बिहेव करेगा हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो केवल और केवल एक मूविंग चार्ज के ऊपर ही हमारा फोर्स लगाता है, एक स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है। तो मैग्नेटिक मोनोपोल या मैग्नेटिक चार्ज का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और जो हमने ये देखे, जो केवल और केवल जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो लगते हुए देख सकते हैं। तो बी वेक्टर को टेस्ट करने के लिए हमें मूविंग चार्ज की जरूरत पड़ती है। ओके, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले ही देखे थे, केवल और केवल मूविंग चार्ज के कारण ही हमारा प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है और उस कारण पे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई टर्म हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो मुद्दे की बात क्या हुई है, देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस चाहे वो स्टेशनरी हो या मूविंग हो, वो हमेशा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर प्रोड्यूस करता है, और वो जो फोर्स लगा सकता है वो हमारा स्टेशनरी और मूविंग दोनों चार्जेस पर लगा सकता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ओनली मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, जो हमने पहले देख चुके हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है वो केवल और केवल हमारा मूविंग चार्जेस के ऊपर ही फोर्स लगाएगा। तो सपोज करो कोई एक जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, ठीक है, और वहां पर एक चार्ज Q जो है वो वेलोसिटी v वेक्टर से मूव कर रहा है। जो हमारा चार्ज है वो नॉन रिलेटिविस्टिक है, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो हमारा c से बहुत ही ज्यादा कम है। वी टॉक अबाउट ओनली द नॉन रिलेटिविस्टिक केस, v इज मच मच लेस देन c। तो इन दैट केस जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, F vector will be equals to Q into V vector cross B vector. This is the main formula that we are going to apply. ये पूरे चैप्टर में फॉर्मूला तो केवल देखा जाए एक ही है, F vector will be equals to Q into V cross B. तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा, जहां पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड वी वेक्टर है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारा थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो इन दैट केस हमारा फोर्स 0 आएगा, यानी कोई भी चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मतलब सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी उसके पैरेलल अगर हमारा मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला है। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू को देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वेलोसिटी है उसको हम दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेंगे। एक है हमारा अलोंग द बी वेक्टर एंड दूसरा है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हाँ, तुम उल्टा भी कर सकते हो, तुम बी को भी रिजॉल्व कर सकते हो अलोंग वी एंड परपेंडिकुलर टू वी, बट नॉर्मली हम वी को रिजॉल्व करते हैं, पर तुम उल्टा कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है दैट इज यूजलेस, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। जो v वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, सिंपली वही हमारा फोर्स जो है वो हमें लगा सकता है। डायरेक्शन देखने का दो चीज है, एक है राइट हैंड पम रूल, वो मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं। राइट हैंड पम रूल क्या बोलता है,
राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरीके से रखो, चारों फिंगर एक साथ, और थंब जो है वो इन चारों फिंगर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थंब को अगर मैं वी वेक्टर के अलोंग दिखाता हूं और फिंगर्स अगर मेरा राइट हैंड के बी वेक्टर के अलोंग है, तो जो मेरा ये पम है इसका आउटवर्ड नॉर्मल यानी लाइक दिस, ये आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो हमें फोर्स का डायरेक्शन देने वाला है। हाँ, ध्यान देना, दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आगे एक माइनस साइन यहां पर लग जाएगा, उसको लेकर तो हमें बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। सो रिजॉल्व वी वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एंड उसके बाद जो है परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को लेके डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड के चारों फिंगर और पम को आपस में परपेंडिकुलरली रखो। थंब अगर वेलोसिटी के अलोंग है, वी परपेंडिकुलर के अलोंग है, और फिंगर्स जो है वो अगर हमारा बी के अलोंग है, तो इन दैट केस जो हमारा पम का डायरेक्शन होगा वो पम का डायरेक्शन हमें क्या देने वाला है, पम का जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो हमें देने वाला है फोर्स का डायरेक्शन। व्हाट आई बेटर यूज इज द लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स जो है उन तीनों को आपस में परपेंडिकुलरली रखो। ठीक है, ये मैं यूज करता हूं। ठीक है, जो ये वाला है, जो फर्स्ट फिंगर है उसको बी के अलोंग रखो, जो ये वाला फिंगर है उसको वी के अलोंग रखो, तो थंब जो है वो थंब का डायरेक्शन हमें एफ वेक्टर का डायरेक्शन देगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव डायरेक्शन चार्ज के लिए हमारा उल्टा हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारा V इस तरीके से है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और B मान लो हमारा इस तरीके से है, और चार्ज Q जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो फोर्स हमारा किस तरफ लगेगा? ध्यान दो, इस तरीके से हमारा सेट हो गया, ये इनटू द प्लेन। B जो है वो हमारा ऊपर की तरफ है, B जो है उसको मेरा ऊपर की तरफ है, ये मेरा सेट हो गया, तो फोर्स जो होगा ये फोर्स F डेफिनेटली हमारा इस तरीके से राइटवर्ड लगने वाला है। सिमिलरली मान लो अगर हमारा B इस तरीके से है, V हमारा इस तरीके से है, यहां पर चार्ज Q है, हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स किस तरीके से लगेगा? लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, B को ऐसे, V को ऐसे। B मैंने इस तरीके से पॉइंट आउट करवा दिया, V को ऐसे पॉइंट आउट कर दिया, तो थंब मेरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन Q जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो साइन मत भूलना। तो फोर्स जो लगेगा F वो पार्टिकल के ऊपर हमारा इस तरीके से राइटवर्ड लगने वाला है। ये हमारा फोर्स का सिंपल डायरेक्शन एनालिसिस है, वो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है इंपॉर्टेंट। जो फोर्स एफ वेक्टर होगा वो हमारा Q इंटू V क्रॉस B है, यानी दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V वेक्टर एंड B वेक्टर। तो बेसिकली जो हमारा V और B के कंटेनिंग प्लेन है, फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही हमारा होता है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें। नंबर 2, F डॉट V हमारा 0 है। F डॉट V हमारा क्या होता है? पावर। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो पावर होता है वो हमारा हमेशा होता है 0। तो B वेक्टर जो है वो कभी भी कोई भी पावर जो है वो हमारा डिलीवर नहीं करता है। जो हमारा B वेक्टर है वो कोई भी हमारा पावर डिलीवर नहीं करता है, यानी हर इंस्टेंट पे पावर 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करता है। अच्छा, हमारे ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे राइट नाउ, वो सारे हमारा टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के बारे में हम राइट नाउ बातचीत करने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि वर्क नहीं कर सकता है तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड
एंड द करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी, वो कभी नहीं बदल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल चार्ज पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन जो है वो हमारा चेंज कर सकता है, यानी डिफ्लेक्ट कर सकता है, राइट, बट स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदल सकता है। अच्छा, तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते थे उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते थे, क्योंकि जो फोर्स होता था वो हमारा हमेशा ई वेक्टर के अलोंग और ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही होता था। पॉजिटिव चार्ज के लिए उसी डायरेक्शन पे और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए उल्टा। इस कारण पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हम बोलते थे, जबकि यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग लग ही नहीं सकता है, वो तो हमेशा ही उसके परपेंडिकुलर लगेगा। इस कारण पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते हो। सो दीज आर सम वेरी बेसिक ऑफ द चैप्टर। हम सबसे पहले कुछ बेसिक ये जो क्यू एफ इक्वल्स टू क्यू क्रॉस वी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी है, उसके 2-3 एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं। ओके दोस्तों, a charged particle is moving in a magnetic field. At a particular instant, its velocity v vector is given to be 2i cap plus 3j cap, and the acceleration a vector is equals to 5i cap plus lambda j cap. Then we have to find the value of lambda. अच्छा ध्यान दो, जो हमारे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफएम वेक्टर, ग्रेविटी वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं है, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा दैट विल बी सम m, पार्टिकल का मास जो है m इंटू ए वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक चीज जानते हैं, जो हमारा एफएम वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर। एफएम वेक्टर जो होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ए डॉट वी अगर मैं करूंगा, इन दोनों का डॉट 10 प्लस 3 लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा मेरे पास यहां से आ जाएगा -10/3। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, अ प्रोटॉन हैज अ वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल्स टू 2i cap plus 3j cap into 10 to the power 6 meter per second, and the force experienced by it Fm vector is minus 1.28 into 10 to the power minus 13 k cap Newton. अब बोला है जो उसका वेलोसिटी k cap के अलॉन्ग होता है, तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो हमारा i cap के अलॉन्ग होता है, तो हमें b वेक्टर जो है वो हमें निकालना है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा एफएम वेक्टर है वो क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। नोट, इन जनरल में बी वेक्टर को हमेशा लिख सकता हूं सम बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये तो मैं एक चीज लिख सकता हूं। नाउ क्लियरली सी, जो हमारा फोर्स है उस पे केवल और केवल के कंपोनेंट है। जब मैं आई के साथ के का क्रॉस लूंगा तो कुछ जे कैप आएगा, और जे के साथ के का क्रॉस लूंगा तो कुछ आई आएगा, वो हमारा आ नहीं रहा है। तो एज एफ एम वेक्टर इज अलोंग k cap, that is simply implies जो हमारा bz है वो हमारा 0 होना चाहिए।
तो बी वेक्टर का अभी जो हम लोग का रिड्यूस फॉर्म आ गया है वो आया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अच्छा, अब जो है वेलोसिटी वी वेक्टर, जब मान लो कुछ हमारे पास है वी नॉट इंटू के कैप, तो तब हमारे पास एफ वेक्टर क्या आ जाएगा, क्यू वी नॉट तो बाहर ले लो, के क्रॉस दिस आएगा, तो बी एक्स के क्रॉस आई इज नथिंग बट जे कैप minus by if we see plus by k cross j that is minus I। तो एक बात हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, जो बोला है ये फोर्स केवल अलोंग आई कैप है, तो ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो बी एक्स भी हमारा 0 ही आना चाहिए। तो बी एक्स और बी जेड दोनों को हम 0 जो है वो हम साबित कर चुके हैं, तो हमारे पास जो बी वेक्टर आएगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी बी वाई इंटू जे कैप। और अब अगर मैं लिखता हूं -1.28 इंटू 10 to the power of -13 के कैप, Q that is 1.6 into 10 to the power -19 into 2I cap plus 3J cap into 10 to the power 6, तो इसको मैंने यहां पर 10 to the power -13 कर दिया, BY into J cap। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, this one is gone, तो -1.28 k cap 1.2 एंड यहां पर जो मेरे पास आएगा 2by I क्रॉस j दैट इज k कैप, j क्रॉस j तो हमारा 0 हो जाएगा, वो टर्म तो हमारा खत्म हो गया है, तो हमारे पास जो आएगा बी वाई वैल्यू वाइज 1.28 डिवाइडेड बाई 3.2, तो बी वाई का वैल्यू आ जाएगा 0.4। तो बी वेक्टर हमारे पास जो आ जाएगा -0.4 जे कैप, एंड ऑब्वियसली ये पूरा चीज हमारा एसआई यूनिट पे हो रहा है, टेस्ला। बी वेक्टर हमारे पास आएगा -0.4 जे वेक्टर टेस्ला। ओके ओके दोस्तों, यहां पे देखते हैं, अ चार्ज पार्टिकल Q experiences a force F1 vector that is equals to Q into minus J cap plus K cap Newton in a uniform magnetic field when it has a velocity of 1 I cap meter per second. When its velocity is 1 J cap meter per second, the force becomes Q into I cap minus K cap Newton. Then we have to find B vector. ओके दोस्तों, तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो इन जनरल जो हमारा B वेक्टर होगा उसको हम लिख सकते हैं BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। अच्छा, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट Q को तो भूल जाते हैं, वो तो एज इट इज हमारा है। तो V1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमारे पास क्या जाएगा, I कैप क्रॉस BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। सो यहां पर अगर मैं देखूं, ये पहला टर्म तो खत्म हो गया है,
तो by इंटू आई क्रॉस जे दैट इज ए के प्लस bz इंटू आई क्रॉस के दैट इज नथिंग बट माइनस जे, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली बात है, इसको हम साफ साफ देख सकते हैं, ये हमें दे रखा है माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्यू को भूल जाते हैं, वो तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साफ साफ हम यहां से एक चीज देख सकते हैं, जो by जो है वो हमारा 1 है और bz जो है वो भी हमारा 1 है। और अब अगर जो मेरा सेकेंड इंफॉर्मेशन है उस पर अगर मैं देखूं, v2 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर दैट इज ए j कैप क्रॉस bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप। j क्रॉस i इज माइनस k, सो माइनस bx i कैप। j क्रॉस j तो 0 हो जाएगा, j क्रॉस k इज नथिंग बट i, एंड दिस इज गिवन टू बी इक्वल्स टू i कैप माइनस k कैप। तो यहां से अगर मैं ध्यान दूं तो हमारे पास bz1 आ जा रहा है और bx भी हमारा 1 आ जा रहा है। तो bx by bz तीनों हमारा 1 है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं जो हमारा b वेक्टर है दैट b वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप टेस्ला। तो अगर चार्ज और वेलोसिटी और फोर्स के बारे में हमें अंदाजा है तो हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकाल सकते हैं, उसका एक बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया हमारा लग चुका है। अब हम लोग मेन काम करने पे आते हैं, जो मोशन ऑफ चार्ज्ड particles in different cases. Motion of a charged particle in different cases. तो सबसे पहला हम देखेंगे v vector is a parallel to b vector। ऑब्वियसली बात है, ये वाले केस पे हम साफ साफ देख सकते हैं जो f वेक्टर जो होगा वो हमारा 0 होगा। तो हम सिंपली बोलेंगे चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव in a straight line with v vector, no change in the magnitude or the direction of velocity। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट केस हम देखेंगे, दूसरा केस v vector is a perpendicular to b वेक्टर। v वेक्टर जो है वो अगर हमारा b वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इन दैट केस हमारा चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होने वाला है। तो एक सिंपल केस के लिए हम लोग अगर देखें तो यहां पर इसका वेलोसिटी v वेक्टर इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इस तरीके से हमारा अंदर है। सो ट्राई टू रियलाइज, जैसे ही पार्टिकल अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो हमारा इस तरीके से लगेगा। सो ध्यान दो अब एक चीज,
FM vector is always perpendicular to B vector. अच्छा, mod of V vector will not change, यानी जो हमारा पार्टिकल का स्पीड है उस पर हमारा कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और बी वेक्टर क्योंकि हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर अपने डायरेक्शन पे कोई फोर्स जो है वो हमारा नहीं लगाता है, तो प्लेन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। जो हमारा प्लेन ऑफ मोशन है उस पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलती है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट वी हैव टू ऑब्जर्व। ऑब्वियस बात है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस तरीके से लगने के कारण पार्टिकल इस तरीके से हमारा बेंड लेगा। अब सोचो ऐसा कौन सा मोशन है, स्पीड नहीं बदलता है और जो फोर्स है हमेशा उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। और जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा अपना दिमाग को दौड़ाया, हम सिंपली लिख सकते हैं पार्टिकल विल एग्जीक्यूट प्योर circular motion. The particle will execute pure circular motion, यानी ये इस तरीके से हमारा टिल्ट हुआ है तो हमें सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये हमारा V है, Q जो है उसको मैंने पॉजिटिव माना हूं, बी वेक्टर यहां पर हमारा इस तरीके से है। ये हमारा इसका इनिशियल वेलोसिटी था। जो फोर्स है वो इसके सेंटर की तरफ लगेगा। इसका जो रेडियस होगा वो हमारा आर होगा। एंड ट्राई टू रियलाइज किसी भी इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी वी हमारा ऐसे बनेगा तो फोर्स कैसे लग रहा है, ध्यान दो। अगेन ये वाला V के परपेंडिकुलर इस तरीके से लग रहा है, यानी फोर्स का डायरेक्शन जो आएगा वो FM हमारा इस तरीके से होगा। यानी इट विल एग्जीक्यूट, प्योर से ज्यादा अच्छा वर्ड में लिखता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका रेडियस वगैरह कहां से आएगा, ध्यान देना। FM प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो हमारा प्रोवाइड करता है। तो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, चार्ज का मास अगर m है, mv स्क्वायर बाई r। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, थीटा यहां पर 90 है तो BQV, तो mv स्क्वायर बाई r विल बी सिंपली BQV। तो हमारे पास जो R आ जाएगा दैट विल बी mv बाई BQ। So that will be the radius of the path. This is extremely important to us. ये चीज को तो हमें सबसे पहले याद रखने की जरूरत है। अच्छा, so what will be the omega? तो ओमेगा is nothing but V by R.
So that will be BQ by M. तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ मोशन होगा T, that is 2 pi by omega. तो T हम लिख सकते हैं 2 pi M by BQ. Again, that is very very important to us. टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा होगा 2 pi M by BQ. हर इंस्टेंट पे देख लो FM हमारा V के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम अगर कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो पार्टिकल उस यूनिफॉर्म फील्ड के परपेंडिकुलर फील्ड प्लेन पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, तो इफ a particle is projected perpendicular to a uniform magnetic field, it executes circular motion in a plane perpendicular to magnetic field. ये जो सर्कुलर मोशन होगा वो भी हमारा यूनिफॉर्म होने वाला है। ये जो हमारा सर्कुलर मोशन होगा वो भी हमारा यूनिफॉर्म होने वाला है। अच्छा, बाय द वे एक छोटी सी चीज, अगर चार्ज Q हमारा नेगेटिव होता है, अगर Q हमारा नेगेटिव होगा देन व्हाट विल हैपन? तो ध्यान देना, यहां पर हमारा V वेक्टर था, यहां पर इस तरीके से हमारा B वेक्टर है, तो ये हमारा B है, ये हमारा V है, फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, बट ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तो वो नीचे की तरफ होगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ FM। तो पार्टिकल इस तरीके से हमारा नीचे की दिशा पर सर्कुलर मोशन करने वाला है। लग नहीं रहा है सर्कल, बट है। ठीक है, ये हमारा सर्कल का सेंटर होगा। केवल और केवल हमारा डायरेक्शन जो है वो हमारा बदलेगा और कोई चीज पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आने वाला है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें। ओके दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। बी वेक्टर हमारा इस तरीके से है। बी वेक्टर जो है, लेट्स टेक इट एज माइनस बी नॉट के कैप। ऑब्वियसली ये नेगेटिव के कैप के अलोंग है। ओरिजिन से एक पॉजिटिव चार्ज Q जो है वो हमारा पॉजिटिव है, मास M है, उसको मैं X के अलोंग जो है वो मैं V वेक्टर से इस तरीके से प्रोजेक्ट करता हूं। V वेक्टर जो है इनिशियली V नॉट आई कैप है। तो सवाल ये है, हमें V वेक्टर एंड R वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो हमें निकालना है, यानी मैथमेटिकली प्रूव करो यहां पे सर्कुलर मोशन हमारा होने वाला है। हम किस तरीके से प्रूव करेंगे इसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार में देखते हैं। लेट्स सी, सुनो। अच्छा, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे मैं लिख सकता हूं या नहीं? मतलब मैं आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रायर नॉलेज जो सर्कुलर मोशन करेगा, अदरवाइज तो V वेक्टर और R वेक्टर निकालना बहुत आसान है। मैं बेसिकली तुम लोगों को प्रूफ कर रहा हूं जो ये सर्कुलर मोशन जो हमने वहां पर किए थे वाया प्रेडिक्शन, वो एक्चुअल में हमने सही किए थे। मैं मैथमेटिकली उसको प्रूफ करना चाह रहा हूं।
तो एट एनी इंस्टेंट जो हमारा v वेक्टर है, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, मैं इसको लिख सकता हूं vx i कैप प्लस vy j कैप। तो हमारे पास जो फोर्स आएगा f वेक्टर, दैट विल बी q इंटू v क्रॉस b। सो दैट कैन बी रिटन एज ए q इंटू vx i कैप प्लस vy j कैप क्रॉस माइनस बी नॉट के कैप। तो दैट इज अ माइनस क्यू बी नॉट, ये तो हमारा बाहर है, vx इंटू आई क्रॉस के, दैट इज अ माइनस vx j कैप प्लस vy इंटू j क्रॉस के, वो हमारे पास हो जाएगा i, तो प्लस vy इंटू आई कैप। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू बी नॉट vy आई कैप प्लस क्यू बी नॉट vx इंटू j कैप। ये हमारे पास इस तरीके से f वेक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। नाउ दिस कैन बी रिटन इन नथिंग बट m इंटू ए वेक्टर। तो अगर मैं कंपोनेंट वाइज ट्रीट करूंगा तो हमारे पास जो ax आएगा दैट विल बी माइनस, और जो हमारे पास ay आएगा दैट विल बी q बी नॉट vx by m, right? And now if we observe, दोनों में से किसी एक को दो बार डिफरेंशिएट कर दो। चलो मैं इसको करता हूं, dy by dt q b naught by m into ax, dvx by dt is nothing but ax, बट ax का वैल्यू तो हमारे पास ये है। अच्छा, dy by dt को मैं लिख सकता हूं या नहीं, जो डी स्क्वायर vy by dt स्क्वायर, that will simply come out to be equals to minus q b naught by m का होल स्क्वायर इंटू vy। वाओ, ये हम SHM में ऐसा इक्वेशन पढ़े थे। ठीक है, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा, दिस विल बी माई सो कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी माई सो कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। अरे मैं एक बार भी नहीं बोल रहा मोशन SHM है, ये तो Vy में SHM का इक्वेशन आया है। तो Vy मेरे पास आएगा सम a साइन ऑफ ओमेगा प्लस फाइव, राइट? तो ये हमारे पास आ जाएगा Vy। नाउ एट t इक्वल्स टू 0 Vy वॉज 0, तो फाइव हमारे पास आएगा 0। तो हमारे पास Vy जो है दैट Vy कम्स आउट टू बी a साइन q b नॉट बाई m इंटू t। ये हमारे पास आ गया है Vy। ठीक है, अच्छा Vy अगर हमारे पास ये है तो हमारे पास ay क्या होगा, दैट विल बी a इंटू q b नॉट बाई m कॉस ऑफ
क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी। बट ए वाई के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं, दैट इज नथिंग बट क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी एक्स। तो यहां से मैं वी एक्स का वैल्यू जो है वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ए कॉस तो मेरे पास यहां पर Vx और Vy जो है वो दोनों हमारे पास लगभग आ चुका है। तो लगभग आने पर बस एक लास्ट चीज करना है, हमें a का वैल्यू जो है वो निकालने की जरूरत है। नाउ नोट, मॉड ऑफ v वेक्टर वो तो हमारा हमेशा ही v नॉट रहेगा, क्योंकि स्पीड तो हमारा बदल नहीं सकता है। तो वी कैन क्लियरली सी इन दोनों का जब मैं स्क्वायरिंग एडिंग करूंगा, दिस इज नथिंग बट अ रूट ओवर ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ गया है रूट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट। तो ए आ गया है प्लस माइनस वी नॉट। अब प्लस या माइनस, आई कैप के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मेरा पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे हमें प्लस वी नॉट लेना पड़ेगा एट टी इक्वल्स टू जीरो। टी इक्वल्स टू जीरो पर जो हमारा वी एक्स है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए हमारा प्लस वी नॉट है, ना कि हमारा माइनस वी नॉट। तो यहां से हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा वी एक्स होगा दैट विल बी वी नॉट कॉस क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी, और जो हमारा वी वाई है दैट विल बी वी नॉट साइन क्यू बी एम बाई एम इंटू टी। ये वाला टर्म को ओमेगा लिख देता हूं, यही तो हमारा ओमेगा आया भी था। तो इन जनरल वी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं वी नॉट कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप। इफ यू ऑब्जर्व एक चीज, जो स्टार्टिंग में फ्रॉम 0 टू पाई ये वाला क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये तो हमारा पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग जाएगा, हम पहले जानते हैं ये चीज ऑलरेडी। एंड देन फ्रॉम पाई टू 2 पाई, पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये हमारा माइनस जे कैप के अलॉन्ग होगा। एंड सिमिलरली यहां पर अगर मैं देखूं फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 पॉजिटिव की तरफ, देन पाई बाई 2 टू पाई नेगेटिव की तरफ, फर्दर नेगेटिव अप टू 3 पाई बाई 2 एंड देन पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वी वेक्टर हमारा इस तरीके से आ चुका है। एंड नाउ अगर हमें आर वेक्टर निकालना हो तो ध्यान देना, dx बाई dt इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो वी नॉट इनिशियली तो 0 पर था, कॉस ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t। सो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट बाई ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, राइट। एंड सिमिलरली dy बाई dt वी नॉट साइन ओमेगा टी, इनिशियली तो हमारा t0 पर y0 था, वी नॉट इंटीग्रल
from 0 to t. So that will be v naught by omega 1 minus cos omega t. अच्छा, v नॉट बाई ओमेगा का वैल्यू के बारे में अगर हम ढंग से देखें तो v नॉट बाई ओमेगा कितना आ जाएगा? एम वी नॉट बाई बी नॉट क्यू, वही तो हमारे पास सो कॉल्ड रेडियस था आर। तो हमारे पास एक चीज आ जाएगा, जो हमारा x है दैट इज नथिंग बट r साइन ओमेगा t, और जो हमारा y है r इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा t। तो हमारे पास जो r वेक्टर आएगा दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप r साइन ओमेगा t आई कैप 1 माइनस कॉस ओमेगा t इंटू जे कैप। ये हमारे पास r वेक्टर आने वाला है, दैट इज द पोजिशन वेक्टर। एंड अगर हम ध्यान दें एक चीज, साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या है? x बाई आर, और कॉस ओमेगा टी का जो वैल्यू है 1 माइनस वाई बाई आर। तो अगर मैं स्क्वायरिंग एडिंग करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया है? सर्कल एट सेंटर 0, r and radius equals to r। तो अगर हम प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो भी हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज जो है वो हमारा आने वाला है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें। तो ये हमारा सेकंड केस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर v वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है तो इन दैट केस हमारा क्या होने वाला है, राइट? एंड नाउ द लास्ट केस, v वेक्टर मेक्स सम एंगल दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री विथ द b वेक्टर, देन व्हाट हैपेंस? तो एक सिंपल केस देखते हैं। सपोज करो दिस इज माई b वेक्टर और यहां से मैं कोई एक चार्ज Q और M को V से प्रोजेक्ट करता हूं एट एन एंगल ऑफ थीटा। नाउ व्हाट विल बी द मोशन? नाउ इफ यू रियलाइज V का हमारे पास दो कंपोनेंट होगा, एक जो हमारे पास आएगा वो इस तरफ आएगा और दूसरा जो है वो हमारे पास इस तरफ आएगा। दिस विल बी V cos theta and this will be V sin theta. Now V cos theta is along B vector. That implies no magnetic force, यानी V cos थीटा के कारण हमारा कोई मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नहीं लगने वाला है। तो दैट सिंपली इंप्लाइज ड्यू टू इट पार्टिकल will have
linear motion, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके कारण तो पार्टिकल का यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एक लीनियर मोशन होगा। ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू v sin theta that is perpendicular to b, it will execute a uniform circular motion। हाँ कि ना? ना v sin थीटा जो है वो तो हमारा b के परपेंडिकुलर है, तो उसके कारण हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो बेसिकली जो ओवरऑल मोशन होगा वो इस तरीके का एक सर्कुलर मोशन तो हमारा होगा ही होगा, और ये पूरा सर्कल हमारा v cos थीटा के साथ आगे बढ़ेगा। तो नेट मोशन will be, the net motion will be superposition of the two। और ये चीज हम जानते हैं, जो बेसिकली हमारा एक सर्कुलर मोशन और एक लीनियर मोशन का सुपरपोजिशन पे क्या बनता है, यानी सर्कल का सेंटर जो है वो हम बोल सकते हैं v cos थीटा के साथ फॉरवर्ड ट्रांसलेट करता है। अच्छा, इसका जो सर्कुलर मोशन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये अंदर हो रहा है, यानी जो हमारा सेंटर होगा वो हमारा बोर्ड के पीछे की तरफ होने वाला है। यानी सर्कुलर मोशन जो होगा ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है तो ध्यान देना जो हमारा सर्कुलर मोशन होगा, जो बी को अगर मैं आई कैप के अलोंग बोला हूं, बी को अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, तो ये सर्कुलर मोशन जो होगा दैट विल हैपन इन द वाईजेड प्लेन। ठीक है, और ये जो होगा ये वाला मोशन वो हमारा आई कैप के अलोंग होगा। सो ध्यान देना, द नेट मोशन will be a helix। नेट मोशन जो होगा वो हमारा इस तरीके से हेलिकल होने वाला है। यहां से पार्टिकल पीछे जाएगा, फिर हमारा अंदर आएगा, बाहर अंदर, इस तरीके से हमारा आगे पार्टिकल जो है वो इस तरीके से हमारा जाता रहेगा। ठीक है, अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होगा? तो ध्यान देना, जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा दैट आर mv sin थीटा बाई बी क्यू, क्योंकि वो वाले सर्कल पे तो हमें केवल और केवल v sin थीटा का ही इफेक्ट पड़ेगा। तो रेडियस जो होगा वो तो हमारा सिंपली आएगा mv sin थीटा बाई बी क्यू। तो ओमेगा जो होगा दैट विल बी v sin थीटा बाई r, दैट विल बी बी क्यू बाई एम। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा t, दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई एम बाई बी क्यू। ये हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड। ये है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ।
तो t विल बी सिंपली 2 pi m by bq। ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर पाथ है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हमने निकाल दिए हैं, वो भी चीज हम लोग यहां पर याद रखेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर हम ध्यान दें, जो हमारा टाइम पीरियड है t इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अच्छा, पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है? एक बार पूरा सर्कुलर मोशन खत्म करने पे वो कितना आगे जाएगा, तो पिच ऑफ हेलिक्स हमारे पास जो आएगा P, that P will be something T into V cos theta, यानी एक बार पूरा घूमने पर जितना वो हमारा आगे बढ़ रहा है, तो इसका जो पिच आएगा 2 pi m v cos theta by pq, ये हमारे पास पिच आ जाएगा। तो अगर मैं उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन में करूं, जो मान लो हमारे पास ये आई कैप है, ये जे कैप है, यहां पर है हमारा बी नॉट माइनस बी नॉट के कैप। जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल Q एंड मास m का, दैट विल बी v1 i कैप प्लस v2 के कैप। सपोज ये हमारा जो है ये वेलोसिटी में दिया हूं, तो यहां पर जो है वो तो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, यानी कोई भी जनरल इंस्टेंट पे अगर मुझे v वेक्टर लिखने के लिए बोले, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू v1 cos ओमेगा t i कैप प्लस v2 साइन ओमेगा t j कैप प्लस v2 k कैप आएगा। ये तो हमारा अनडिस्टर्ब्ड होगा, उसके अलोंग हमारा चलता रहेगा। एंड जो हमारा r वेक्टर होगा, दैट विल बी नथिंग बट r साइन ओमेगा t i कैप प्लस r 1 माइनस कॉस ओमेगा t j कैप प्लस v2t k कैप। ये इसके अलावा तो नॉर्मल ट्रांसलेशन होगा, ये हमारा r वेक्टर होगा। एंड r का वैल्यू जहां पर हम सिंपली लिख देंगे mv साइन थीटा बाई bq, mv1 साइन थीटा बाई bq, बी नॉट क्यू, ठीक है। एंड सॉरी यहां पे v2 लिख दिया, सॉरी v1। एंड ओमेगा का वैल्यू जो होगा यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं बी नॉट क्यू बाई एम। ये हमारा पाथ जो है वो हमारा होने वाला है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, ठीक है। सो हम जनरल जो मोशन है उन सारे केसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें 3 ही पॉसिबिलिटीज हमारा बन सकता है। वो तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया हूं। या तो नॉर्मल लीनियर मोशन होगा अनरिफ्लेक्टेड, अगर अलोंग हुआ तो परपेंडिकुलर हुआ तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड अगर हमारा कोई सर्टेन एंगल पे है तो इन दैट केस वो हमारा हेलिकल शेप लेगा हमारा पाथ। ओके ओके, तो मान लो एक पार्टिकल का चार्ज है Q, मास है m, उसका वेलोसिटी यह है v नॉट i कैप प्लस j कैप, उससे मैंने प्रोजेक्ट किया हूं इनिशियल वेलोसिटी।
और जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, दैट इज अ बी नॉट आई कैप माइनस जे कैप, वी हैव टू फाइंड द पाथ, रेडियस एंड द टाइम पीरियड। तो किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, गौर से एक चीज ध्यान दो, बी वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर, अगर हम डॉट करेंगे दैट विल बी बी नॉट वी नॉट आई डॉट आई, दैट इज 1 माइनस जे डॉट जे, दैट इज 1। तो बी वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, मोशन विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर। मोशन जो होगा वो हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो हमारा होने वाला है। द मोशन विल बी सिंपली यूनिफॉर्म सर्कुलर। अच्छा, तो किस तरीके से, अगर हम ड्रॉ कर ले एक बार, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो वी कैन क्लियरली सी ये हमारा v है, ये हमारा b है। ठीक है, फोर्स किस तरफ लगेगा? इसके अलोंग बी को, इसके अलोंग वी को, तो फोर्स जो है वो हमारा अंदर लगेगा। तो प्लेन के अंदर जो होगा ये वी वेक्टर को ऐसे रखता हुआ एक सर्कुलर मोशन हमारा होने वाला है। इट विल बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, स्पीड जो होगा वी इनिशियल वेक्टर, वी कैन सिंपली राइट इट एज √2v0। तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा? आर क्या होता है? एम वी बाई बी क्यू, ये हमारे पास रेडियस आएगा। अच्छा, बाय द वे जो हमारे पास मॉड ऑफ बी आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा √2b0। तो रेडियस जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली बाई b0 क्यू, एंड जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा t, दैट विल बी 2 पाई m बाई √2b0 इंटू क्यू, √2 पाई m बाई क्यू b0। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है। v वेक्टर इक्वल्स टू v0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू b0 जे कैप प्लस के कैप। वी हैव टू फाइंड द पाथ, रेडियस एंड टाइम पीरियड। ऑब्वियसली बात देख सकते हो, जो दोनों का डॉट जो है वो हमारा 0 नहीं आ सकता है। तो हम एक सिंपली काम करेंगे, तो एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, इसको मैं बोलता हूं थीटा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं थीटा। सो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? b डॉट v मॉड b इंटू मॉड v। तो यहां पर आ जाएगा b0 v0 इंटू 1 √2v0 √2b0, सो दैट विल बी हाफ। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। सो थीटा जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 60 डिग्री। तो v पैरेलल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, द टोटल स्पीड इंटू cos 60, दैट विल बी v by √2।
और v परपेंडिकुलर वेक्टर का sin 60 √3v0 बाई √2। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैं दो पार्ट में तोड़ चुका हूं। तो जो हमारा पाथ होगा, पाथ विल बी हेलिकल। पाथ जो होगा वो तो हमारा हेलिक्स होगा, राइट। तो पाथ अगर हमारा हेलिक्स है तो जो v पैरेलल कंपोनेंट है वो तो हेलिक्स में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो जो रेडियस होगा दैट विल बी नथिंग बट m v साइन थीटा। तो कितना जाएगा, √3v0 बाई √2 बाई √2 v0 इंटू क्यू। तो √3mv0 बाई 2b0 क्यू, दैट विल बी द रेडियस। एंड टाइम पीरियड t, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी 2 पाई m q √2 पाई m बाई b0 q। और अगर कोई हमें पिच निकालने के लिए बोले, पिच जो हमारे पास आएगा दैट विल बी v0 बाई √2 इंटू t √2 गॉन पाई m v0 पाई q। तो दोस्तों इस तरीके से हम जनरल अगर वेलोसिटीज वगैरह दिया हुआ है तो हम मोशन के बारे में सोच सकते हैं। अब इनके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि थियोरिटिकली वी आर डन राइट नाउ, बट क्वेश्चंस इसके ऊपर भर भर के हैं। एक एक करके सारे चीजों को देखना चालू करते हैं। लेट्स सी।